नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। भारत की आत्मा किसान है जो गांव में निवास करते हैं। प्राचीन काल से लेकर अब तक किसान का जीवन अभावों में ही गुजरा है। समय अभाव के कारण उनकी आवश्यकताएं भी बहुत सीमित होती हैं। वो तो पूरे दिन रात कृषि कार्य में ही जुटा रहता है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारी देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अच्छी आय लेने के लिए करें बकरियों की उचित देखभाल। सही समय पर बसंतकालीन गन्ने की बुआई करके पाएं अधिक उपज। बकरी पालन व्यवसाय से किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं, बस जरूरत है इसे वैज्ञानिक तरीके से करने की। तो जो किसान भाई बकरी पालन किए हैं वे उनकी देखरेख किस तरह से करें जिससे उनकी बकरियां स्वस्थ रहें और इस व्यवसाय से निरंतर लाभ मिलता रहे। इसके बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र गोनेडा के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश चंद्र काटवा से। आज हम चर्चा करेंगे कि खेती के साथ साथ हम पशुपालन करें और पशुपालन में भी बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिससे कम लागत से हम व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और अधिक लाभ कमा सकते हैं। खेती करते करते भी साथ में हम पशुपालन के साथ बकरी पालन एक छोटे से क्षेत्र में और कम लागत में एक बकरी पालन हम कर सकते हैं। खेती और पशु दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। प्रदेश की आजीविका इन्हीं दो के इर्द गिर्द अधिकांशतः घूमती है। खेती कम होने की दशा में लोगों की आजीविका का मुख्य साधन पशुपालन हो जाता है। खेती में पशुपालन एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में हमेशा से उपयोगी रहा है। अब हमें चाहिए कि हम बकरियों की सही नस्ल का चुनाव करें। ध्यान रहे कि बकरी की सही नस्ल का चुनाव ही आपको बकरी पालन में सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। सही नस्ल के चुनाव के लिए हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि हम जिस वातावरण में रहते हैं वहां के अनुकूल ही बकरियों के नस्ल का चयन करें। सिरोही, सोजात, बर्बरी, जमुनापारी, ब्लैक बंगाल और बीटल बकरी आदि प्रमुख नस्लें हैं। किसान भाइयों, बकरी पालन अगर हम करते हैं तो बकरी पालन करते वक्त हमें कई चीज़ों की ध्यान रखना आवश्यक है। पहली चीज़ है कि उनकी खान पान, यानी कि अगर उनको चरने के लिए जगह है, पेड़ पत्तियों की झाड़ जंकाड़ है, साथ ही साथ हरे चारे हैं, सूखे चारे हैं, दाने हैं और खनिज मिश्रण है, उनका समावेश हमें करने की आवश्यकता है। बकरी पालन में हम मुख्य रूप से बकरियों का मांस और दूध बेचकर पैसे कमाते हैं, जो कि पूर्णतया बकरियों की खुराक और चारे पर निर्भर करता है। यदि हम सही चारा देंगे तो बकरी का विकास अच्छा होगा और हमें दाम भी अच्छे मिलेंगे। सही चारे से प्रजनन क्षमता बढ़ती है। बकरी पालन की मुख्य लागत बकरी के आहार पर आती है, इसलिए बकरी के लिए आहार आप स्वयं तैयार करें। दो तरह के चारे हम बकरियों को जरूर दें, कि एक हरा चारा और दूसरा सूखा चारा। हरा चारा में तो पत्ते, घास, बरसी, मक्का आदि अवश्य दें और सूखा चारा बकरियों को दिन में 2 बार सुबह व्यवसाय को शुरू करने के लिए काफी है। इस मौसम में जैसे जहाँ हार्वेस्टिंग चलेगी, गेहूं या जो हमारी फसलें हैं उनके दाने गिरते हैं, जो भी दाने हैं वो फूल के और उसमें फंगस आ जाती है, बैक्टीरिया आ जाता है और ऐसा दाना अगर हमारी भेड़ या बकरी खाती है तो उसे एंट्रोटोक्सिमिया होने की समस्या हो सकती है, जिसको किसान भाई फिड़किया के नाम से भी जानते हैं। तो इस बीमारी की रोकथाम हमें आवश्यक रूप से करनी है। पहली बात तो यह है कि किसान भाइयों, जहाँ भी अगर कहीं हार्वेस्टिंग हुई है और गीला दाना पड़ा हुआ है या
पॉइजन युक्त दाना हो गया है उसको हम नहीं खाने दें। इसका जो उपाय है वो एक ही उपाय है कि इसका टीकाकरण हमें करवाना अति आवश्यक होता है। ईटी के नाम से टीका इसका वैक्सीन मिलता है, उसका वैक्सीनेशन हम हमारे पशुओं में साल में एक बार अवश्य करवाएं और यही सही समय है जिस समय में हम टीकाकरण करवा लेते हैं तो ये बीमारी इनमें नहीं होती है। किसान भाइयों कि इनके पेट के कीड़े अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी यानी बाहर के जो जू है, इल्ली है, गिचौड़ी है, उनकी रोकथाम करना भी आवश्यक होता है। उसके लिए डिवॉर्मिंग यानी कि अंदर के पेट के कीड़े मारने के लिए एल्बेंडाजोल, फेल्बेंडाजोल, आइवरमेक्टिन साल्ट, कई प्रकार के साल्ट आते हैं, उनका उपयोग करना है। जो ग्याबिन है उनको फेल्बेंडाजोल साल्ट दे या आइवरमेक्टिन दे। आइवरमेक्टिन साल्ट ऐसा होता है जो पशुओं को अगर हम देते हैं तो अंदर और बाहर के कीड़े दोनों को रोकथाम करता है। आइवरमेक्टिन का बोलस यानी कि गोली भी आती है, आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन भी आता है। गोली हम वेटनरी डॉक्टर से लिखवा के और हम दे सकते हैं और इंजेक्शन हम वेटनरी डॉक्टर से ही लगवाएं ताकि हमारे जो पशु हैं उनको ज़्यादा नुकसान नहीं हो और अगर ऐसा करते हैं तो हम अपने पशुपालन से अच्छा लाभ कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, बसंतकालीन गन्ने की बुआई का उचित समय चल रहा है, तो जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं वे गन्ने से अच्छा उत्पादन लेने के लिए कौन सी किस्मों का चयन करें और गन्ने की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र कुमार। बसंतकालीन गन्ने की बुआई का समय आ चुका है, तो फरवरी मार्च का महीना बसंतकालीन गन्ने की बुआई के लिए बहुत ही उत्तम समय है। तो इस समय सावधानी के तौर पर सबसे पहले खेत का चयन कैसे करें, तो जिस खेत में पहले गन्ने की फसल ना ली गई हो तो ऐसे खेत का चयन करें जो दूसरी फसल जिसमें ली गई हो। अगर आलू है, सरसों है, उससे खेत खाली हुए हैं तो वो सबसे बढ़िया खेत है गन्ने की फसल लेने के लिए। और दूसरा है कि अगर आप पौधारोपण विधि से अगर खेती करते हैं तो वो सबसे अच्छा है। अगर आपको मजबूरीवश गेहूं के बाद गन्ना लेना है तो इस समय आप गन्ने की नर्सरी तैयार कर सकते हैं और बिल्कुल ही उपयुक्त समय है। गन्ने की फसल में ऐसी किस्म का चयन करें जो आपकी मील के लिए सुविधाजनक हो, या कोई किसान भाई गुड़ का काम करना चाहता हो या जूस का काम करता हो, तो ऐसे लिए अगेती किस्में जो है वो ज़्यादा रास आ रही है। आजकल सभी चीनी मिलें और किसान अगेती किस्म को ही ज़्यादा लेना चाहते हैं। तो हमारे संस्थान की कुछ किस्में जैसे CO0118, CO0238, CO15023 जो हाल ही में रिलीज़ हुई है, इन 3 अगेती किस्मों की पूरे देश भर में बहुत ज़्यादा मांग है और ये अच्छा पैदावार भी देती है और अच्छी चीनी भी है इन किस्मों में। तो इसके अलावा जो मध्यम देरी से पकने वाली किस्में हैं, जैसे हमारे संस्थान की CO12029, CO13035, ये 2 किस्में बहुत ही अच्छी है, पैदावार में भी अच्छी है, गन्ना इनका गिरता नहीं है और चीनी की मात्रा भी इनमें अच्छी है। इस तकनीक से पौध तैयार करने के लिए सबसे पहले हम उन्नत किस्मों का चुनाव करते हैं। इसके बाद बड काटने वाली मशीन से एक के एक आंख अथवा बड को काट लेते हैं। तत्पश्चात काटी गई एक की आंख को हम फफूंदनाशक दवा से उपचारित करते हैं। इसके लिए 1 ग्राम कार्बोडाइजिम दवा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल तैयार कर बड को 10 से 15 मिनट तक उपचारित करते हैं। इसके बाद प्लास्टिक की ट्रे में इसे रख देते हैं और उसमें
वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद और कोकोपिट का इस्तेमाल करते हैं। कोकोपिट के स्थान पर हम पत्तियों की सड़ी हुई खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके उपरांत समय समय पर हम इसकी सिंचाई करते हैं और पौध तैयार होने पर सीधे खेत में रोपाई कर देते हैं। गन्ने बोने के लिए कोई भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। गन्ने में जैसे अभी चौड़ी पंक्ति विधि आजकल ज़्यादा रास आ रही है, सरकार भी उसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दे रही है। तो चौड़ी पंक्ति विधि के लिए आप 3 से लेके 4 फुट 5 फुट, अभी हम जो आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हो 5 फुट लाइन से लाइन की दूरी पर खूड़ निकाल रखे हैं और हम पौधारोपण कर रहे हैं। तो जो नॉर्मल किसान जो गन्ने बोने का जो प्रक्रिया करते हैं उसमें पहले खेत में सिंचाई करके और 72 की कंडीशन में जब पर्याप्त नमी है उस हिसाब से वो करते। किसान भाइयों, आइए अब बात करते हैं खाद और उर्वरक की। तो आप सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाएं। इसके उपरांत जो परिणाम आए उसी के अनुसार आप इनका प्रयोग करें। लेकिन यदि हमारे किसान भाई किन्हीं कारणवश मिट्टी की जांच नहीं करवा पाए तो वो जो संस्तुत मात्रा है खाद उर्वरकों की उसी का प्रयोग करें। इसमें आप सबसे पहले 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। इसके बाद 390 किलोग्राम यूरिया, 430 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 65 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग मिलाएं, जिसमें बुआई के समय यूरिया की 1/3 मात्रा और अन्य उर्वरकों की पूरी मात्रा का प्रयोग करें। लगभग 2.25 फुट पे खूड़ निकालते हैं। फिर उसमें गन्ने का जो लगभग 30 से 35 क्विंटल गन्ना प्रति एकड़ बीज में इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर से वो लकड़ी का जो पाटा है या जिसको सुहागा भी बोलते हैं वो लगा के पूरे खेत को समतल कर देते हैं और पहला पानी वो लगभग 1-1.25 महीने बाद देते हैं। तो वो परंपरागत विधि है। गन्ने में अगर आप 72 में जैसे किसान का जो परंपरागत विधि है गन्ना बोने की, उसमें गन्ना बोने के बाद आप जब सुहागा लगाते हैं उसके बाद पेंडामेथिलीन या एट्राजिन का स्प्रे कर दे, 1-1.5 महीने तक उसमें कोई खरपतवार नहीं उगेगा। अगर आधुनिक विधि से जो जैसे हम बिजाई करते हैं, अगर आप सूखे में खेत तैयार करके गन्ने को बोते हैं तो तुरंत हल्की सिंचाई करें। आज पूरे दिन में जितना गन्ना लगाया जाए, अगर पोरियो द्वारा लगाया जाता है तो शाम तक उस पूरे खेत में जितनी दूर तक गन्ना लगा उसमें बिल्कुल हल्की मिट्टी उसके ऊपर ढक के सिंचाई कर दे, हल्की सिंचाई, ताकि उसमें जर्मिनेशन अच्छा रहे। जैसे ही आपकी सिंचाई पूरी हो जाती है उसके 2 से 3 दिन बाद एट्राजिन लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से लगभग 250-300 लीटर पानी में घोल बना के उसका स्प्रे करें। 1-1.5 महीने तक उसमें कोई खरपतवार नहीं आएगा। तो और 10 से 15 दिन तक आवश्यकता अनुसार खेत में हल्की सिंचाई करें। 2-3 सिंचाई में आपका अंकुरण बहुत अच्छा हो जाएगा और क्योंकि आप बहुत हल्की मिट्टी उस पर इस्तेमाल करते हो तो उसमें फुटाव भी, टिलरिंग भी बहुत ज़्यादा आएगी और ज़्यादा टिलरिंग आने से और ज़्यादा अच्छा जर्मिनेशन होने से आपके जो पिराई योग्य गन्ने हैं वो लगभग 35 से 40 हज़ार आराम से बन जाएंगे और पैदावार में भी इजाफा होगा। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर राजस्थान द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 5 दिनों के दौरान हल्के से मध्यम बादल छाए रहने के साथ साथ दिनांक 19 को हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान
36 से 38 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। इस दौरान पूर्व की दिशा से हल्की से मध्यम गति की हवाएं चलने की संभावना है। समय पर बोई गई गेहूं की फसल में चौथी सिंचाई तीसरी सिंचाई के 25 से 30 दिन बाद बाली बनने की अवस्था पर करें एवं पांचवी सिंचाई चौथी सिंचाई के 15 से 20 दिन बाद दूधिया अवस्था पर करें। जौ की फसल में दीमक लगने पर क्लोरोपाइरिफास 20 ईसी दवा 1 लीटर प्रति बीघा की दर से सिंचाई के साथ पानी में मिलाकर दें। चने की फसल में दूसरी सिंचाई बुआई के लगभग 90 से 100 दिन बाद फली आने पर दें। ध्यान रखें, सिंचाई हमेशा हल्की होनी चाहिए। गन्ने की बिजाई के लिए उपयुक्त समय चल रहा है, इसलिए जो किसान भाई इसकी बिजाई करने जा रहे हैं वे गन्ने की CO 05009, CO 6617, CO 7717, COS 95255 और COS 99 आदि का उपयोग कर सकते हैं। बुआई से पहले बीजों को 0.1% कार्बेंडाजिम दवा में उपचारित करें। 1 बीघा खेत के लिए लगभग 15 से 20 क्विंटल बीज की आवश्यकता पड़ती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव तिलवासनी, जिला जोधपुर से रामेश्वर प्रसाद जी ने। आप आंवले की उन्नत बागवानी के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो रामेश्वर प्रसाद जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आंवला एक ऐसा फल है जो विटामिन सी से भरपूर है। विटामिन सी नियमित रूप से लेने से मानव में प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। आंवला एक व्यावसायिक फल है। इससे मुरब्बा बनाया जा सकता है, इससे च्यवनप्राश बनता है, इसका अचार बनता है, इसको सुखा के पाउडर भी काम में लेते हैं। इसके काफ़ी व्यावसायिक रूप है। आंवला एक सब ट्रॉपिकल प्लांट है। इसको आप शुष्क और अर्ध आर्द्रता युक्त वातावरण सबसे ज़्यादा उपयुक्त पाया जाता है। इसके लिए हेतु मृदा जो भूमि है, भूमि का पीएच मान 6 से 7 के रेंज वाला सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। परंतु यह जिस मृदा का पीएच मान 8.5 तक है, वहाँ भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। नए बाग की स्थापना के लिए दूसरा जो प्रमुख पहलू आता है, फल एवं उनकी उन्नत किस्मों के चुनाव। व्यावसायिक दृष्टिकोण से उत्पादकों को चाहिए उनकी फल वृक्ष का चुनाव करें जिनकी बाजार में अच्छी मांग हो। आइए अब बात करते हैं उन्नत किस्मों की। आंवला की किस्मों का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसान उन्नत किस्म की किस्म लगा के ही ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकता है। किस्मों का चुनाव करते समय ये ध्यान रखें कि कौन से क्षेत्र के लिए कौन सी किस्म बोआई करनी है। इसमें मुख्य रूप से चक्कैया किस्म है, NA7 है, नरेंद्र आंवला जिसको कहते हैं, NA6 है, NA9 है, NA10 है, हाथीजूल है, बनारसी आंवला है। इन किस्मों को आपने चुनाव करके पौधे प्राप्त करें। किसान भाइयों, नए बाग की स्थापना के लिए गुणवत्ता युक्त पौधे की प्राप्ति के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अवश्य ध्यान दें, जैसे कि पौधे स्वस्थ एवं विश्वसनीय पौधशाला से ही खरीदें। इसके साथ ही समय पर पौधे का ऑर्डर देकर बुक करा लें, जिससे लगाते समय पौधे उपलब्ध हो सके। देशी एवं कलमी पौधे की पहचान भली भांति करा लें।
एवं पौधे अधिक आयु के नहीं होने चाहिए। यह देख लें कि पौधे की जड़ें अच्छी तरह हैं या नहीं, साथ ही मिट्टी की पिंडी टूटने न पाए। नए बाग की स्थापना में तीसरा पहलू है बाग की तैयारी एवं रेखांकन। भूमि एवं फलों की किस्मों के अनुसार पूरे बाग को भिन्न भिन्न खंडों एवं ब्लॉकों में विभाजित कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, फल वृक्षों के अनुसार गड्ढों का आकार एवं पौधों की दूरी का निर्धारण किया जाता है। खेत में खड्डे तैयार करके उसमें उपयुक्त रूप से सड़ी हुई गोबर की खाद, कीटनाशक पाउडर, सूक्ष्म तत्व मिश्रण, सुपर फास्फेट, जिप्सम आदि को अच्छी तरह से मिश्रण तैयार करके वापस खड्डे भर के फिर अपने को इसमें पौधे लगाने चाहिए। आंवला के पौधे दो तरह के पौधे होते हैं, देसी पौधा जिसको आम भाषा में बीजू पौधे बोलते हैं, दूसरे पौधे होते हैं बडेड कलमी पौधे। तो अपने को कलमी पौधों का ही रोपण करना है। आंवले के जो पौधे होते हैं 6 से 8 मीटर की दूरी पे पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी पे इनको रोपित करते हैं। इनको लगाने का समय बरसात का मौसम है या आप फरवरी मार्च में इसके पौधे खेत में लगा लें। पौधे लगाते समय ये ध्यान रखें कि जो कलमी चिन्ह पॉइंट होता है वो ज़मीन से 3 से 4 सेंटीमीटर ऊपर रहना चाहिए। पौधे को लगाने के बाद में ड्रिप इरिगेशन से उसमें सिंचाई नियमित रूप से करते रहना चाहिए। इसकी जो बेयरिंग क्षमता है 3 से 4 वर्ष तक ये अपना वनस्पतिक वृद्धि लेता रहता है। जब इसका फल उत्पादन शुरू हो जाए तब इसमें अपने को गोबर की खाद और अन्य जो आवश्यक पोषक तत्व है वो नियमित रूप से डालने पड़ेंगे। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।